हेलो एवरीवन, टेस्ट 8 कर रहे हैं। आज हम टेस्ट 7 तक कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हमने याद किया था, अगर आप मुझे ट्रिक बता सके कि बहुत ही आसान तरीके से याद किया था कि साहित्य किसे लिखते हैं, हाथ और कान से सुनते हैं। ऐसे याद किया था ना, हाथ से लिखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ कान। तो हाथ कान किससे समझ में आ रहा है? ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की 14 महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो 14 महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हाल बन गई है, हाल। बाईस से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ था? कजान। कजान कहाँ पे? रूस के कजान में हुआ था। हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इस पे हमें विचार करना है। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। सेकंड ऑप्शन है कि हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो बिल्कुल ठीक है कि 5 नए भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। अब शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गई है, पहले कितनी थी? 6। तो ये दोनों कथन सत्य है। हमने कल के टेस्ट में, अभी के टेस्ट में, अभी मैंने अपलोड किया है टेस्ट नंबर 7, उसमें लूपेक्स मिशन है चंद्रमा के लिए। तो किस किस के बीच में लूपेक्स मिशन? इसरो और जाक्सा का। ये यहाँ पे इसरो और जाक्सा बता भी रखा है। तो कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोला हुआ है इसमें। लूपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। बिल्कुल ठीक है। कारण क्या दे रखा है? क्योंकि लूपेक्स इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है। देखिए इसमें आंसर ए दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर ए यूपीएससी के हिसाब से, आईएएस के हिसाब से, जनरल थिंग के हिसाब से ए आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि लूपेक्स मिशन, ठीक है कि लूपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में संसाधनों की खोज करेगा, लेकिन क्योंकि इसलिए खोज करेगा क्योंकि नासा और इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है, इसलिए खोज करेगा। ये क्या ये रीजन है? तो ये रीजन और ये कथन में नहीं, ये ऐसे आना चाहिए था, कथन 1 और कथन 2, कथन और कारण में नहीं आना चाहिए था ये। तो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग, या फिर यूं बोले कि कथन और कारण में नहीं आ सकता ये क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है, इसलिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर खोज करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है खोज। तो ये मतलब दोनों कथन सत्य है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करता। आप इसके साथ जरूर जा सकते हो कि दोनों कथन सत्य है, और व्याख्या नहीं करता सही कि यही कारण यही है। वेलिस रेखा क्या है? ऑस्ट्रेलिया और एशिया का जो जैव विविधता है उसकी एक लाइन है, काल्पनिक लाइन, जो कि इंडोनेशिया के द्वीप समूह और उसके आसपास के द्वीप समूह हैं वहां से गुजरता है। और इन दोनों की जैव विविधता में क्यों डिफरेंस है उस चीज को अध्ययन करता है। तो ये काल्पनिक रेखा है। और चलते हैं कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है, और अच्छे तरीके से कौन सा ऑप्शन है जो इसको परिभाषित करता है वेलिस रेखा को। तो ऑप्शंस क्या है? वेलिस लाइन। वेलिस लाइन क्या है? क्या ये काल्पनिक रेखा जो इंडोनेशिया द्वीप समूह में मानव बस्तियों को नहीं, मानव बस्तियों से रिलेटेड नहीं है। एक जैव भौगोलिक सीमा है जो इंडोनेशिया द्वीप समूह में वनस्पति और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पदों को चिन्हित करती है। तो बिल्कुल सही है कि ये इंडोनेशिया या उसके आसपास के द्वीप समूह में एक काल्पनिक रेखा है जो जैव विविधता और वनस्पतियों से रिलेटेड है, कि वहां की जो जैव विविधता है वो ऑस्ट्रेलिया से, एशिया का जैव विविधता ऑस्ट्रेलिया से कैसे भिन्न है, क्यों भिन्न है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो ये इंदौर ही बार बार सबसे सर्वश्रेष्ठ और स्वच्छ गांव डिस्ट्रिक्ट निकल कर आता है। तो इस बार तो इंदौर के साथ एक और है जो कि स्वच्छता में फर्स्ट रैंक पर है। तो बताइए, इस ऑप्शन में है उसका नाम, बताइए इंदौर के साथ और क्या है? हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल की शुरू की गई है? या ये टेस्ट नंबर 6 या 5 में दोबारा कर चुके हैं?
तो किसके तहत ये शुरू की गई है? तो साइबर अपराध बहुत बढ़ गए हैं, इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। क्या? E0 FIR, साइबर अपराध के लिए। सड़क दुर्घटना को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 के इनाम हेतु राहवीर योजना की शुरुआत। राहवीर, जैसे कि पता चल रहा रास्ते में, राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? MP ने किया है। MP कि मध्य में उसे राह को नहीं छोड़ देना है। मध्य में अगर सड़क दुर्घटना होता है तो सड़क के बीच में, ऐसे याद कर सकते हैं आप कि सड़क के बीचों बीच ही नहीं छोड़ देना है, उसे अस्पताल ही पहुंचाना है, कि सड़क के मध्य में ना छोड़कर उसे अस्पताल पहुंचाना है। तो इसके लिए कौन योजना चला रहा है? मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? तो इसका आधिकारिक थीम क्या था? अगर आप याद कर रहे हैं तो योग स्वास्थ्य और शांति के लिए, क्या ये था? या फिर योग हर घर हर द्वार, ये था? या फिर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग? तो आजकल एक बहुत चल रहा है, ये एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। जब से मोदी जी है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इस तरह के नाम बहुत देते हैं। तो ऑप्शन सी। क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। यह क्वेश्चन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट बन गया है। तो किस देश से है ये? किसकी अध्यक्ष बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की किस देश से है ये? तो किस देश की है? जिम्बाब्वे से। जिम्बाब्वे। और आप इसे याद कैसे कर सकते हैं कि आपको ये याद करना है, जिम्बाब्वे से है, आपको ये याद रहे ना रहे, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि क्रिस्टी कोवेंट्री IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की महिला अध्यक्ष रही है। आपको याद होगा तो मैंने याद कराया था कि ओलंपिक, मैं याद दिलाती हूँ, जो हमने किया था ओलंपिक काकी की है, जो मेरे फ़ोन में है, काकी चाची को बोलते हैं ना, ओलंपिक काकी की है। ठीक है, मेरे फ़ोन में ओलंपिक, मेरे फ़ोन में करने की जरूरत है, ऐसे बता रही हूँ, ओलंपिक काकी की है। तो ये काकी निकल के आ रहा है ना यहाँ पे, कोकी उल्टा पढ़ो आप इसको, ठीक है। तो काकी की है और ओलंपिक से क्या निकल के आ रहा है? ओलंपिक। तो नाम तो याद हो जाता है, लेकिन कई बार ये भूल जाते हैं कि ये किसकी अध्यक्ष है। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि ये ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है और ये कहाँ से? ये जिम्बाब्वे से है। तो ये पहले ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये जिम्बाब्वे से है। नाम अगर आप भूल जाते हैं एग्जाम में तो ऐसे ध्यान कर सकते हैं। ओलंपिक किसकी है? क्या याद किया था? काकी की। काकी देख लीजिए किसके नाम में आ रहा है, उल्टा पढ़ना है, कोकी या काकी, कुछ ध्यान रहेगा। भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? तो 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? इसमें से कोणार्क सूर्य मंदिर। दोबारा पढ़ते हैं, यूनेस्को की संभावित सूची में तो कोणार्क सूर्य मंदिर पहले से ही सूची में है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें लिखा है कि संभावित सूची की बात हो रही है, ये ऑलरेडी है कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, तो बाकी जो 3 बच गए हैं वो 3 हैं, तो हमें तीनों का नाम याद करने की इतना ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा हाँ आप हल्का हल्का याद रख सकते हैं, लेकिन ये एलिमिनेशन के थ्रू आप पहुंच सकते। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर सिएटल, अमेरिका है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूली उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि न्योकुम उलो उत्सव को कभी भी मैं यही बोलती हूँ कि उधर की लैंग्वेज देखा कीजिए कि कुछ चाइनीज जैसा ही कुछ साउंड आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट से है। तो न्योकुम इलू उत्सव ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश की है। और किस लिए, कौन सी जाति इसमें से, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते तो कौन सी जाति न्यूज़ में थी उस साइड से? तो ये निशी जनजाति ने मनाया था ये न्योकुम इलो उत्सव। देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई-ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? ई-ग्राम कचहरी, तो ये बिहार ने लागू की है ई-ग्राम कचहरी त्वरित न्याय दिलाने के लिए।
भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में निर्मित किया जा सके? ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें क्या याद रखना है? महाराष्ट्र, एक तो ये स्टेट याद रखना है आपको, महाराष्ट्र। दूसरा याद रखना है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान, तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि वो नौसेना जहाज कौन सा है जो इसके विकास के लिए सौंपा है, अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान के विकास के लिए सौंपा है। तो इसमें जो जहाज का नाम पूछा हुआ है, तो जहाज का नाम गुलदार, बड़ा इजी है याद करना। जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान। कृत्रिम चट्टान का मतलब पर्यटन के लिए हम कर रहे हैं ना, तो पर्यटन क्या है कि गुलदार, गुलदस्ते जैसा कुछ ऐसा बना रहे हैं ताकि पर्यटन जो है आकर्षित हो सके। और कृत्रिम चट्टान जो है उसको सुंदर तरीके से मतलब सजाया जाएगा ताकि पर्यटन आकर्षित हो। हाँ, ये ध्यान नहीं आ रहा, कृत्रिम मूंगा कई जगह आता है तो उससे वो रंग बिरंगे दिखते हैं। इस तरीके से आप INS गुलदार याद कर सकते हैं। गुलदार इजी है कि पर्यटन किसको देखने आएंगे? गुलदार को, कि जो गुलाब की फूल की तरह दिखेगा, वो सुंदर लगेंगे देखने में, तो INS गुलदार। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऑप्शंस मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? क्या पैरा गेम्स खेलो इंडिया का आयोजन मुंबई में हुआ, कोलकाता में हुआ, चेन्नई में हुआ या दिल्ली में हुआ? बहुत बार कर चुके हैं तो आप गेस कीजिए क्या हो सकता है? दिल्ली। क्या है इसका आंसर? दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन दिल्ली में हुआ। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग पूछा हुआ है। क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क इस रिपोर्ट को जारी करता है। और 2024 में हमारी रैंक कितनी थी? 2024 में हमारी रैंक थी 126 और 2025 में हमारी रैंक कितनी है? 2025 में 118। तो क्या हमारा जो रैंकिंग में पोजीशन है उसकी सुधार हुई है? यस, उसकी सुधार हुई है। अगर ये कम होता है तो हमने इस रैंकिंग में सुधार की है। और हैरत की बात है कि हमारा 118 है और पाकिस्तान का पता है कितना है? 109। ये क्वेश्चन में नहीं, पेपर में नहीं आने वाला 109 पाकिस्तान का कितना है। हमें बस ये कंपेयर के लिए मैंने बता दिया कि ताकि याद रहेगा, मतलब पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है, हम 118 पे हैं। तो ये ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी दिवस के बारे में थीम पूछ रहा है आपसे कि टीवी दिवस 2025 की थीम क्या थी। पहली बात तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि टीवी दिवस कब मनाया जाता है। टीवी देखते हैं ना, TVV, और हर लोग इसको टीवी बोलते रहते, टीवी बोलते भी नहीं है। तो टीवी में ज़्यादातर क्या लड़के क्या देखते हैं, मतलब गर्ल्स भी देखती हैं लेकिन ज़्यादातर बॉयज़ देखते हैं मैच देखते हैं टीवी में। तो विश्व टीवी दिवस आ जाए तो कब टीवी में मैच देखते हैं? तो हम मार्च में मनाते हैं विश्व टीवी दिवस। ठीक है, और यहाँ पे टी आ रहा है तो आपको अगर टी से 2 कुछ की 2 मार्च तो नहीं, 24 मार्च होता है। 2 से 24 या कुछ 2 करके ध्यान रख सकते हैं, तो एग्जैक्ट डेट भी याद रख सकते हैं आप। फिलहाल मैंने याद दिला दिया कि टीवी दिवस मार्च में मनाया जाता है। और टी से 24 या 2 जो भी आपको नंबर ध्यान रहता है वो याद कर सकते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, टीवी से टीवी में मैच देखते हैं, और ऐसे आपको ये विश्व टीवी दिवस याद रहेगा। लेकिन इसमें थीम पूछा हुआ है कि इस बार की थीम क्या है हमारी। इस बार की थीम हुआ है, टीवी दिवस नहीं पूछा हुआ। तो टीवी की थीम क्या है कि हम सब मिलकर टीवी को ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, हम टीवी को ख़त्म कर सकते हैं। आप ये याद कर सकते हैं कि हाँ, हम सब मिलकर टीवी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताइए कि इसका क्या नाम दिया गया है। तो इसका नाम है विक्रम और कल्पना के नाम से रखा हुआ है हमने। और सब में 32 बिट ही दे रखा है, वरना 32 बिट से भी आप 16 बिट का देते तो 16 यहाँ पे लिखता है, लेकिन ये 32 सब में 32 ही दे रखा है। तो नाम ध्यान रखना है आपको, विक्रम
320101 पता ही है कि कंप्यूटर में कोडिंग होती है, ये बाइनरी डिजिट 0110 ऑन ऑफ। तो विक्रम और कल्पना 3201, ये ध्यान रखना है आपको। और क्या है विक्रम और कल्पना? 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट। 22 क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा जारी भारत में रेमिटेंस रिपोर्ट 2023-24 के बारे में कथन पूछ रहा है, विचार करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि क्या सबसे ज़्यादा अधिक रेमिटेंस यूएसए से प्राप्त हुआ है, और क्या गुजरात को प्राप्त हुआ है सारे राज्यों में से, ये पूछ रहा है। तो रेमिटेंस इन, IN लिखा है मैंने, इन मतलब कहाँ से आया सबसे ज़्यादा हमें, तो यू वाले ही टॉप 3 हैं, यू वाले कंट्री ही टॉप 3 है, यूएसए, उसके बाद यूएई और उसके बाद यूके। हमें तीनों याद नहीं रखना है, अगर फर्स्ट 2 याद रख सके तो सही है, ठीक है, बस 2 तक ही याद रखना है कि। और मैंने 3 यू इसलिए बताया कि तीनों यू वाले ही हैं इस बार। यूएसए यूएई से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है, आया इस बार। और एक चीज़ और कि किस राज्य को मिला, तो किस राज्य को मिला सबसे ज़्यादा रेमिटेंस? महाराष्ट्र और केरल, तीसरा तमिलनाडु। बस 2 याद रखना है कि इस बार सबसे ज़्यादा रेमिटेंस महाराष्ट्र को मिला है और उसके बाद केरल। एक चीज़ और जो आपको इसमें दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ कि कल हमने क्वेश्चन किया था कि एफडीआई, ध्यान से देखिएगा क्या बता रहे, एफडीआई, कि एफडीआई सबसे ज़्यादा किस राज्य को मिला है, तो एफडीआई भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को मिला है, एफडीआई भी। और महाराष्ट्र के बाद दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक। और को टेस्ट नंबर 7 में ये बताया है यही चीज़ कि टेस्ट नंबर 7 में बताया है मैंने, महाराष्ट्र और कर्नाटक का मिलाकर ही 51% एफडीआई लिया है इन दोनों राज्य ने, सिर्फ 51%, सिर्फ इन दोनों राज्य ने ही ले लिया है, ठीक है। तो एफडीआई में भी महाराष्ट्र फर्स्ट है और रेमिटेंस में भी महाराष्ट्र फर्स्ट है, ये ध्यान रखेंगे। एफडीआई में कर्नाटक सेकंड पे है, जबकि यहाँ पे केरल सेकंड पे है, ठीक है। और टॉप कंट्री कौन सा है जहाँ से रेमिटेंस आता है, ये टॉप कंट्री कौन सा है, तो टॉप कंट्री है आई एम टॉप, मैं टॉप पे हूँ। आई इंडिया, एम मैक्सिको, मैक्सिको तो मैक्सिमम वैसे ही समझ में आता है, टॉप सेकंड नंबर पे मैक्सिमम है, लेकिन हमारा इंडिया पीछे नहीं है, हमारा इंडिया फर्स्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 22, आरबीआई द्वारा जारी रेमिटेंस रिपोर्ट के बारे में विचार करने के लिए पूछ रहा है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमने कल भी किया था, दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले कल हमने एफडीआई की बात की थी, कल नहीं मतलब ये आज ही अपलोड हुआ है, टेस्ट 7 एफडीआई की बात की थी। तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस, पहले तो टॉप कंट्री की बात कर लें कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन सा है। तो टॉप कंट्री क्या है, टॉप क्या हो, तुम खुद टॉप हो, आई एम टॉप कंट्री, जो सबसे ज़्यादा इन रेमिटेंस जाता है उनके वहाँ, वो क्या है, जो सबसे ज़्यादा धन जाता है, बाहर के लोग उनको भेजते हैं अपने देशों में, तो वो है आई इंडिया और एम मैक्सिको, ठीक है। इंडिया हमारा है और ये क्या है, मैक्सिको। और इसके बाद ये है हमारा टॉप रेमिटेंस जो कंट्री है, और हमारे इंडिया में टॉप स्टेट कौन सा है जिसको रेमिटेंस मिला है, तो टॉप स्टेट कौन सा है, टॉप स्टेट है महाराष्ट्र और उसके बाद है केरल। मैं के लिख रही हूँ सिर्फ केरल, महाराष्ट्र और केरल। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही ध्यान रखना है। कल हमने एफडीआई की बात की थी, तो एफडीआई में क्या है, एफडीआई किस किस को मिलता है, एफडीआई सबसे ज़्यादा भी इस बार महाराष्ट्र को, सबसे ज़्यादा आया कहाँ से है, मैं ये लिखती हूँ, आया कहाँ से एफडीआई, ये टेस्ट नंबर 7 में कर चुके हैं। कहाँ से आया है सबसे ज़्यादा एफडीआई, सिंगापुर में। और सिंगापुर से क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल रीज़न ये है, हम बस लिख नहीं सकते हैं इस बात को, लेकिन रीज़न यही होता है कि वहाँ पे वाइट मनी को
ब्लैक मनी को वाइट मनी करके इंडिया में वापस इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एफडीआई हमेशा सिंगापुर टॉप पे बना रहता है। ठीक है, टॉप पे एफडीआई में सिंगापुर बना रहता है। किस किस स्टेट को आया है एफडीआई, तो ये भी महाराष्ट्र ही है फर्स्ट। और कल हमने ये बात की थी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक मिलकर ही टोटल 51% एफडीआई ले लिया है महाराष्ट्र और कर्नाटक ने, 51%। ठीक है, तो टॉप आपको ये पता लग गया है कि रेमिटेंस सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारा कहाँ से आता है। हमारा एफडीआई सबसे ज़्यादा आता है सिंगापुर से। और टॉप स्टेट है हमारा महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, 2 स्टेट आपको ध्यान रखना है। और ये इजी हो जाएगा कि एफडीआई और रेमिटेंस दोनों में महाराष्ट्र हमारा फर्स्ट पे है। टॉप कंट्री कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है, तो हमारा इंडिया फर्स्ट पे बना हुआ है। इसके बाद मैक्सिको है। ठीक है, टॉप स्टेट महाराष्ट्र, केरल। ठीक है, और हो गया, तो ये बताना था आपको। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है कि रेमिटेंस के बारे में बताइए कि क्या इसमें से सत्य है, सही विकल्प चुनना है। तो क्या 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस यूएसए से प्राप्त हुआ? ये बताया नहीं मैंने कि इस बार जो सबसे अधिक रेमिटेंस है प्राप्त कहाँ से हुआ है। मैंने एफडीआई तो बता दिया, एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, लेकिन रेमिटेंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तीनों यू पहले नंबर पे, यूएसए है, फिर यूएई है, और फिर यूके है। ठीक है, तो ये तीनों फर्स्ट पे है। तो हमारा रेमिटेंस आता है यूएसए से, फिर यूएई से, फिर यूके से। हमें 3 याद नहीं करना, ये मैंने 3 इसलिए बताया कि तीनों यू इस बार नंबर 1 कंट्री पे है, टॉप 3 कंट्री में। तो यूएसए हमारा फर्स्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि सबसे ज़्यादा यूएसए से आया, उसके बाद यूएई से आया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इसमें? सेकेंड स्टेटमेंट है भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात को मिला, जबकि हम अभी देख चुके हैं कि सबसे अधिक रेमिटेंस महाराष्ट्र और केरल को मिला हुआ है। सबसे अधिक महाराष्ट्र और केरल को मिला हुआ है। और एफडीआई किसको मिला है? महाराष्ट्र और कर्नाटक को। तो इसमें से कौन सा? ये ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 1 सही है। तो फिर केवल 1 आंसर है, केवल 1। हिंदी लेखक है जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार को 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें से सही कथन हमें छांटना है कि उनको ये पुरस्कार दिया किस लिए गया है। उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता, निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति है और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों कथन सही है। इतना फैक्ट याद करना पॉसिबल नहीं है। आप इनका नाम याद कर सकते हैं, विनोद कुमार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और सिर्फ ये याद रख सकते हैं आप कि ये उनकी लघु कथा, कविता और निबंध के लिए मिला हुआ है। सिर्फ इतना याद कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो जल गंगा संवर्धन अभियान किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। 10वीं कक्षा में रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये इस मामले में जो सबसे ज़्यादा आगे हमेशा हमारा अपडेटेड स्टेट है, जो हमेशा अपडेट रहता है, तो वो सिर्फ केरल ही है, सिर्फ केरल। ठीक है।